गुड आफ्टरनून। आज हमारी क्लास बैंक के बाद उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है शेयर बाजार। शेयर बाजार का नाम सभी लोग जानते हैं, इसीलिए हमारा उद्देश्य आप सभी लोगों को इस तरीके से इस टॉपिक को समझाना है। जिन लोगों को नहीं आता है उन्हें समझ में आ जाए, और जो लोग पहले से ही जानते हैं कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हों तो वो और अच्छे से क्लियर हो सकें। इसीलिए शेयर बाजार को समझाने के लिए जो तरीका अपनाया गया है वो बिल्कुल सरल है और जीरो लेवल से ये टॉपिक प्रारंभ होगा। तो पहली हम ये आवश्यकता देखते हैं कि शेयर बाजार की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये शेयर बाजार क्यों जरूरी था। बाजार का अर्थ होता है जहां वस्तुओं का लेन देन किया जाता हो। ठीक उसी प्रकार जहां शेयरों का लेन देन किया जाता हो उस बाजार को शेयर बाजार कहते हैं। लेकिन इससे पहले इस काम को इस तरीके से समझते हैं कि ये काम किस तरीके से आवश्यक है। जनता के पास धन है। जनता का मतलब जिस व्यक्ति के पास पैसा है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, जिस व्यक्ति के पास पैसा है और वो व्यक्ति उस पैसा को कहीं निवेश करना चाहता है, कहीं ऐसी जगह पर पैसा लगाना चाहता है, धन निवेश करना चाहता है जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। दूसरी ओर भारत सरकार की या विदेशी कंपनियां हैं और उन कंपनियों को धन की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है। कंपनियों को पैसे की आवश्यकता है और जनता के पास पैसा है जिसे वो निवेश करना चाहती है। जनता के पास पैसा है, धन है, और कंपनियों को धन की आवश्यकता है। तो जनता शेयर बाजार के माध्यम से इन कंपनियों में धन निवेश करती है, जिससे कंपनियों को धन की प्राप्ति होती है और कंपनी अपने कार्यों का संचालन करती है। जब कंपनी को लाभ प्राप्त होता है तो शेयर के माध्यम से कंपनी वह लाभ शेयर धारक को प्रदान करती है। इसी व्यवस्था को शेयर बाजार कहते हैं। यानी जनता का पैसा उचित स्थान पर निवेश किया जा सके और वहां जो लाभ प्राप्त हो उस लाभ के साथ पैसा जनता को प्राप्त हो सके, इसी बाजार को शेयर बाजार कहते हैं। इसे पूंजी बाजार कहते हैं, कैपिटल मार्केट। पूंजी का मतलब धन से है, पैसा से है। हम यहां से प्रारंभ करें इस टॉपिक को पूंजी बाजार से, तो पूंजी बाजार वह बाजार है जिसके माध्यम से जनता अपना निवेश कंपनी में करती है और कंपनी में जो लाभ प्राप्त होता है वो जनता को प्राप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया पूंजी बाजार है। लेकिन क्या यह निवेश बिना सिक्योरिटी के संभव है? क्या बिना सिक्योरिटी के, बिना प्रतिभूति के कोई भी व्यक्ति उस कंपनी में निवेश करना चाहेगा? तो क्वेश्चन होता है क्या निवेश करना चाहेगा? तो आंसर होता है कोई कैसे रिस्क ले सकता है। जब हमें बैंक पर भरोसा नहीं है तो शेयर बाजार पर क्यों भरोसा करेंगे? इसी भरोसे के लिए यह कंपनी जनता के लिए क्या जारी करती है? प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज। और उन सिक्योरिटीज के माध्यम से जनता निवेश करती है कंपनियों में। तो सबसे पहले जनता को सिक्योरिटी चाहिए तो कंपनी सिक्योरिटी दे रही है। कंपनी को धन चाहिए तो जनता ने निश्चित दर पर निवेश कर दिया, लाभ प्राप्त हुआ, लाभ जनता को प्राप्त हुआ। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही शेयर बाजार है। लेकिन शेयर बाजार को समझने से पहले हमें पूंजी बाजार के बारे में समझना है। और आइए से याद करते हैं, पूंजी बाजार दो प्रकार का होता है।
प्राथमिक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। क्वेश्चन सेकेंडरी से पूछे जाते हैं, लेकिन आधार हमेशा प्राइमरी होता है। क्वेश्चन केवल शेयर बाजार स्टॉक मार्केट से पूछे जाते हैं, लेकिन आधार हमेशा पहला ही होता है। इसीलिए पहले प्राथमिक पूंजी बाजार को समझते हैं, इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं, उसके बाद हम द्वितीयक पूंजी बाजार पर आते हैं। 3 टॉपिक हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार और इन सबको नियंत्रित करने वाला सेबी। तो प्राथमिक पूंजी बाजार को हम समझते हैं, और प्राथमिक पूंजी बाजार वो बाजार होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार वो बाजार होता है जिसमें इन प्रतिभूतियों की बिक्री होती है, लेकिन ये प्रतिभूति हमेशा पहली बार बेची जाती है। जब प्रतिभूतियां नई हो, पहली बार बेची जाती हो, उसे प्राथमिक पूंजी बाजार कहते हैं। जब इन प्रतिभूतियों की बार बार खरीद और बिक्री हो, बाजार में तो लगातार खरीद बिक्री होती है, बार बार खरीद और बिक्री हो, तब उसे द्वितीयक पूंजी बाजार कहते हैं। तो प्राथमिक पूंजी बाजार वो बाजार है जिसमें प्रतिभूतियों की पहली बार बिक्री होती है। खरीदने वाली जनता है, प्रतिभूति जारी करने वाली, प्रकाशित करने वाली, बेचने वाली कंपनियां हैं। और प्रतिभूतियों के माध्यम से कंपनियों को क्या प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा, निवेश प्राप्त होगा, जिसपे जो लाभ प्राप्त होगा तो वो ग्राहकों को, शेयर धारकों को वापस कर दिया जाएगा। हम यहाँ कुछ शब्दावली समझते हैं, शब्दावली भी तैयार हो जाएंगी और एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। सभी लोग चाहते हैं कि निवेश किया जाए। आप लोगों ने बैंक में ब्याज दर देखी है, लगभग 4%, किसी स्कीम में 4.5-5%, कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये बाजार है। बाजार में पैसा लगाने पर जिस प्रकार आप लोग व्यापार करना चाहते हैं, और इस बार व्यापार अनाज का करते हैं, सरसों की खरीद करते हैं। आप लोगों ने 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरसों खरीद ली और मानकर चलते 48 रुपये में, 45 रुपये में बेच दी, तो आप लोगों ने 1 किलो पर 5 रुपये कमाए। क्या ये कमाई बैंक से हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार इस कमाई को करने के लिए शेयर बाजार है, लेकिन जितना लाभ मिलने की संभावना होती है उतना नुकसान भी होने की संभावना होती है। आप लोगों ने अभी शेयर बाजार को देखा होगा, कोविड-19 के कारण किस तरीके से भारत का शेयर बाजार 40-41 हजार से 30 हजार के लगभग पर पहुंच गया। इतना नुकसान इस वित्तीय वर्ष में हुआ है, उतना कभी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम इक्विटी के बारे में समझते हैं। समता अंश पत्र। देखो, कंपनियों को अधिक पैसे की आवश्यकता है तो कंपनी इक्विटी जारी कर देती है। कंपनी को 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और कंपनी ने इक्विटी समता अंश पत्र जारी कर दिए कि हम अपनी कंपनी की 5% हिस्सेदारी समता अंश पत्र के रूप में जारी कर रहे हैं और हमें 100 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हो जाए, और किसी अन्य पैसे वाले धनवान व्यक्ति ने वह 5% का इक्विटी खरीद ली और कंपनी में पैसा निवेश कर दिया। सोचिए, क्या ये जनता काम कर सकती है? क्या जनता इतने अमाउंट का कार्य कर सकती है? तो नहीं। समता अंश पत्र में निश्चित भागीदारी कंपनी ने बेच दी और बदले में उसे पैसा प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से ऋण पत्र जारी करती है। जैसे आप लोग ऋण लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऋण पत्र जारी करती हैं कंपनियां। सिक्योरिटी के साथ कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती हैं तो कंपनियों को इससे उधार मिलता है। ये भी सब पहली बार हो रहा है, इसीलिए ये भी प्राथमिक पूंजी बाजार है। लेकिन हमारा टॉपिक तो शेयर था, ये जनता के लिए है, सार्वजनिक है। ये एक शेयर की कीमत मान के चलते हैं 10 रुपए से लेकर किसी की 2000 रुपए तक है। क्या आम जनता शेयर नहीं खरीद सकती है? तो आप सभी लोग कहेंगे अवश्य खरीद सकती है। किसी कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपए है
और किसी व्यक्ति के पास 2,000 रुपए हैं, उसने 20 शेयर खरीद लिए। सोचिए वह व्यक्ति भी उस कंपनी का जितने प्रतिशत की सिक्योरिटी या शेयर जारी की गई उतने प्रतिशत का वह कंपनी में भागीदार है। शेयर का अर्थ ही हिस्सेदार या भागीदार होता है। तो शेयर निश्चित जो भी रेट निर्धारित की गई वो कंपनी ने शेयर की जारी कर दी और जनता ने वो शेयर प्रतिभूति के रूप में खरीद लिया और अपना धन शेयर के माध्यम से कंपनी में निवेश कर दिया। अब आप लोग बताइए, 10 रुपए से लेकर के मान के चलते 2,000 रुपए तक का शेयर अलग अलग कंपनियों का क्या आम जनता नहीं खरीद सकती है? तो आप सब लोग कहेंगे जरूर खरीद सकती है। तो कंपनी में इस शेयर के माध्यम से जनता ने निवेश किया। यहां शेयरों को हम समझ लें, ये 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी। इनिशियल पब्लिक ऑफर ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी के द्वारा पहली बार जारी किए गए। जब कंपनी किसी शेयर को बाजार में पहली बार जारी करती है तब उसे कहते आईपीओ। आप लोग न्यूज़पेपर में अवश्य बिजनेस वाले पेज पर पढ़ते होंगे किस कंपनी ने ये शेयर आईपीओ के रूप में जारी की है। आप सब लोगों को ये बता दें, आईपीओ पहली बार जारी हुए शेयर हैं, इसीलिए इसमें लाभ की संभावना अधिक होती है। कोई भी कंपनी ऐसे शेयरों को आईपीओ नहीं बनाएगी जिसमें नुकसान की संभावना हो। इसीलिए आईपीओ खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन सबके निश्चित नियम होते हैं, नियमों के आधार पर ही खरीद सकते हैं। आईपीओ का क्या अर्थ है? जब कंपनी के द्वारा पहली बार शेयर जारी किए गए उन शेयरों को आईपीओ कहते हैं। और जब कंपनी शेयरों को लगातार बार बार जारी करे उन शेयरों को एफपीओ कहते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वो थे इनिशियल पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ही द्वितीयक पूंजी बाजार है। द्वितीयक पूंजी बाजार में शेयरों की बार बार खरीद और बिक्री होती है, इसीलिए एफपीओ द्वितीयक पूंजी बाजार यानी स्टॉक मार्केट के द्वारा जारी होते हैं। तो कंपनी ने पहली बार जो शेयर जारी किए उन्हें आईपीओ कहते हैं, और कंपनी जब बार बार जारी करती है तब उसे क्या कहते हैं? एफपीओ कहते हैं। शेयर में आप लोगों को और अच्छी एक बात बता दें, आप शेयर खरीदने पर कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, लेकिन यदि शेयर की कीमत कम होती है तो शेयर धारक को नुकसान होता है, और जब शेयर की कीमत अधिक होती है तो शेयर धारक को उतना ही लाभ होता है। लेकिन हमारे भारत में कुछ बिजनेसमैन, कुछ निवेशकर्ता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कंपनी बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड में निश्चित दर होती है। निश्चित समय के लिए कंपनी में वो व्यक्ति निवेश कर देता है और निश्चित समय के बाद कंपनी उसे बॉन्ड के आधार पर लाभ प्रदान करती है। जैसे गांव में ब्याज पर उधार देते हैं और पैसा वापस मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी को बॉन्ड से धन प्राप्त हो गया और पब्लिक को निश्चित लाभ प्राप्त हो गया। शेयर में लेकिन यह संभावना नहीं थी। शेयर में लाभ और नुकसान दोनों की संभावना थी, लेकिन बॉन्ड में ऐसी दिक्कतें नहीं है। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन कुछ चर्चाओं में रहने वाले और भी शेयर हैं, और भी तरीके हैं। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे राइट इशू शेयर जारी किए गए। तो कंपनी हमेशा शेयर जारी करती रहती है, लेकिन जब इन शेयरों को कंपनी अपने केवल पुराने ग्राहकों के लिए जारी करे,
जब कंपनी उसके जो पुराने ग्राहक हैं, पहले से शेयर धारक हैं, उन लोगों के लिए जो शेयर जारी करती है उसे राइट इशू शेयर कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राइट इशू शेयर कौन से होते हैं? तो ये सबके लिए नहीं है। कंपनी वाली चाहती है कि हमारे जो पुराने ग्राहक हैं उनके लिए हम शेयर जारी करें जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो। इसमें भी लाभ की संभावना अधिक होती है, लेकिन केवल कौन खरीद सकता है? पुराने ग्राहक। आईपीओ कंपनी ने कब जारी की है? पहली बार। लगातार कौन से जारी करती है? एफपीओ। एक ब्रिज लोन शेयर भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाम से ही स्पष्ट है, ब्रिज लोन। ब्रिज का मतलब पुल बना देना। तो कंपनी जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, उसे लगता है कि 40,000 करोड़ रुपए का एक थर्मल प्लांट लगाना है, और वो थर्मल प्लांट लगाने के लिए कुछ पैसा अपना लगाती है, जो भी उसकी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसे फिर भी पैसे की आवश्यकता होती है। और पैसा जब वह कंपनी नए प्रोजेक्ट के लिए शेयर जारी करती है, तब ऐसे शेयरों को ब्रिज लोन शेयर कहते हैं। प्रोजेक्ट चालू हो गया, पहली बार जारी हुए तो आईपीओ। प्रोजेक्ट तो जारी था ही, शेयर भी जारी थे, और बार बार खरीद बिक्री होती है तो एफपीओ। जब अपने पुराने ग्राहकों के लिए जारी करते हैं तो राइट इशू शेयर। लेकिन जब कंपनी नए प्रोजेक्ट के लिए शेयर जारी करती है तब उसे कहते हैं ब्रिज लोन शेयर। म्यूचुअल फंड आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे। देखो, म्यूचुअल फंड की जो वास्तविक आधार है, वो वास्तविक आधार ये है कि हमारे देश में सभी लोगों को कंपनियों का ज्ञान वास्तव में नहीं होता है। इन शेयर बाजारों की टर्मोलॉजी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने म्यूचुअल फंड प्रारंभ की है, और ये जो म्यूचुअल फंड है ये सभी के लिए जारी हुए, लेकिन इसमें निश्चित एक लिमिट होती है कि आप इतने रुपए तक की म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और ये इसलिए प्रारंभ किए जिसके माध्यम से सभी लोग शेयर में पैसा लगा सके। म्यूचुअल फंड में जहां तक संभावना होती है लाभ की होती है, लेकिन वास्तव में कोई कंपनी किसी कारण से बहुत वर्षों से लाभ में चल रही थी, लेकिन किसी कारण से यदि घाटे में होती है तो कभी कभी नुकसान भी होता है। इसीलिए टीवी पर ऐड भी आता है, म्यूचुअल फंड भी बाजार जोखिम के अधीन है। ऐसा नहीं है कि जोखिम नहीं है, लेकिन संभावना होती है कि जोखिम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ की संभावना होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। तो सभी को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, आईपीओ खरीदना चाहिए, राइट इशू शेयर खरीदना चाहिए, और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो बॉन्ड खरीदना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है द्वितीयक पूंजी बाजार, जिसे लोग द्वितीयक पूंजी बाजार के नाम से कम और स्टॉक मार्केट के नाम से अधिक जानते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब स्टॉक रखा हुआ है शेयरों का, और स्टॉक तो वही होता है जहां बार बार इनकी खरीद और बिक्री हो। स्टॉक भी बाजार में दुकानों पर वही लोग रखते हैं जो सामान को बार बार बेचने का कार्य करते हैं। इसीलिए जहां बार बार शेयरों की खरीद और बिक्री हो उसे स्टॉक मार्केट या द्वितीयक पूंजी बाजार कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये शेयरों की बार बार बिक्री और खरीद कैसे होगी? तो इसके लिए सबसे पहले भारत में बीएसई स्टार्ट हुआ, और बीएसई की फुल फॉर्म ही देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी जहां शेयरों का स्टॉक रखा हुआ जाए, एक्सचेंज का मतलब जहां खरीद और बिक्री हो, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। और भारत में 1875 में कौन सा स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ? तो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का पहला स्टॉक मार्केट था। सोचिए, 1875 में पहली बार मुंबई में शेयरों की खरीद और बिक्री के लिए बीएसई प्रारंभ हुआ। लेकिन ये कारोबार आगे बढ़ ही रहा था। समय की मांग थी कि इनमें नए नए बदलाव किए जाएं, नए नए सूचकांक और प्रारंभ किए जाएं। इसलिए 1986
1986 में एक सूचकांक जो बीएसई के अंतर्गत था वो प्रारंभ हुआ। इसे कहते हैं बीएसई संवेदी सूचकांक, बीएसई सेंसेक्स। संवेदी का अर्थ होता है बहुत तेजी से जिसमें परिवर्तन होता हो। बीएसई संवेदी सूचकांक 1986 में प्रारंभ हुआ, लेकिन ये हमारे देश का ऐसा सूचकांक है जिसमें केवल 30 कंपनी ही सूचीबद्ध हो सकती है। सोचिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ब्लू चिप कंपनी जो लाभ में चलती थी, इसके निश्चित मानक होते हैं, और ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो निश्चित लाभ में चलती थी, और इन्हीं 30 कंपनियों को इसमें लिस्टेड किया जा सकता है। यानी हिंदुस्तान की 30 बड़ी कंपनियों के लिए जो सूचकांक प्रारंभ हुआ उसे कहते हैं बीएसई संवेदी सूचकांक। और आप लोग जो पेपर में पढ़ते हैं संवेदी सूचकांक में इतनी वृद्धि हुई, इतनी कमी हुई, जो पेपर की हेडिंग होती है वो इसी की हेडिंग होती है और किसी शेयर की नहीं होती है। इसीलिए लिखा होता है संवेदी सूचकांक में इतनी की वृद्धि हुई, संवेदी सूचकांक में इतनी की गिरावट आई। 200 कंपनियों के लिए एक प्रारंभ हुआ बीएसई 200। ऐसे तो भारत सरकार के बीएसई के बहुत से सूचकांक हैं। बैंकों के लिए बीएसई बेनेक्स है। तो ये सभी अलग अलग सूचकांक हैं। डॉलर के लिए भी डॉलेक्स है। लेकिन जिस प्रकार बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसी प्रकार एनएसई, ये दोनों पैरेलल पूछे जाते हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज का नाम बीएसई 1875 में प्रारंभ हुआ, एनएसई 1992 में प्रारंभ हुआ, और इसके लिए फिरवानी समिति ने सिफारिश की। फिरवानी समिति ने कहा कि भारत में एक स्टॉक एक्सचेंज और प्रारंभ होना चाहिए। इसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ हुआ? फिरवानी समिति। कब प्रारंभ हुआ? 1992। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका सूचकांक सेंसेक्स है, 200 है। तो इसका सूचकांक इंडेक्स कौन सा है? तो इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। अब यहां दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये निफ्टी 50 कब प्रारंभ हुआ? तो 1996 में प्रारंभ हुआ, और इसमें कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसके सूचकांक का नाम निफ्टी 50 है, और इसमें भारत की 50 कंपनियां सूचीबद्ध हैं। निफ्टी 50 में 50 हैं। संवेदी सूचकांक में कितनी थी? 30 कंपनियां। एक क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ देशों के स्टॉक एक्सचेंजों के नाम पूछे जाते हैं। ये जीके के क्वेश्चन होते हैं। डाउ जोन्स और नैस्डैक, ये दोनों अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज हैं। मिडेक्स, ये जर्मनी का है। एफटीएक्स, ये इंग्लैंड का है। होंगसेंग, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, हांगकांग का है। कॉस्पी, ये दक्षिण कोरिया का है। और इसी के साथ एक जापान का पूछा जाता है। निक्की कहाँ का सूचकांक है? तो ये जापान का है। तो ये जीके वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन भारत में आप लोग पेपर में भी पढ़ते हैं बीएसई संवेदी सूचकांक और एनएसई निफ्टी 50 सूचकांक। तो ये माध्यम हुआ जिसके माध्यम से जनता अपना धन निवेश कर सकती है किसी कंपनी में। तो स्टॉक एक्सचेंज वो बाजार है जहां लगातार शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। सोचिए, कंपनियों को पैसा प्राप्त हो गया, पैसे से प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ, और प्रोजेक्ट प्रारंभ होने से लोगों को रोजगार मिला, उपभोक्ताओं को वस्तुएं मिलने लगी, विदेशों को निर्यात होने लगा, कच्चा माल आयात होने लगा। ये एक ऐसा माध्यम है जो इनडायरेक्ट बहुत हजारों लाखों लोगों को रोजगार देता है, विदेशों से निवेश प्राप्त करता है। इसके बिना देश की अर्थव्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। इसीलिए आवश्यकता थी कि इन सब पर कैसे नियंत्रण रखा जाए।
आप सभी लोग सेबी की फुल फॉर्म याद करते हैं और हमने पहले ही कहा था कि कंपनी पैसा निवेश कराना चाहती है, लेकिन कोई व्यक्ति कंपनी में क्यों निवेश करेगा? भारत में हकीकत में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों पर भी विश्वास नहीं है, राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भी नहीं। तो सोचिए कंपनी पर कैसे विश्वास हो जाएगा? कौन सी कंपनी कब भाग जाती है, हमारी भाषा में कहते हैं फरार हो जाती है। तो फिर कैसे विश्वास करें? विश्वास के लिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पैसा लेने के लिए, शहरों में पैसा लेने के लिए होम लोन लेते हैं घर के लिए, तो बैंक उस घर के नाम से, जमीन के नाम से ऋण देती है। गाड़ी के लिए लोन लेते हैं, उस गाड़ी के नाम से गवर्नमेंट बैंक लोन देती है। ठीक उसी प्रकार कंपनी के लिए लोन लेना है तो कंपनी के लिए बैंक लोन देती है। लेकिन लोन से कंपनियों के काम नहीं चलते हैं, इसलिए कंपनियों को अधिक धन की आवश्यकता होती है, शेयर बाजार से वो धन लेती है। लेकिन अब इस पर कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1988 को एक संगठन की स्थापना की जिसे सेबी कहते हैं। सेबी की फुल फॉर्म ही है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज, शेयरों का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन किसके माध्यम से हो रहा था? प्रतिभूति। इसीलिए याद करिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो भारत में शेयर बाजार में जो प्रतिभूतियों का विनिमय हो रहा है उस पर कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया। लेकिन बनाने के साथ ना तो सरकार ने इसे संविधान में दर्जा दिया और ना इसे वैधानिक दर्जा दिया। इसीलिए 30 जनवरी 1992 को 1992 को